पहला क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट पुरी किससे संबंधित है? अभी ये प्रोजेक्ट पुरी वहाँ के जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, कौन है? सबके चीफ मिनिस्टर नाम याद होना चाहिए, कौन है? नवीन पटनायक। कहाँ के? उड़ीसा के। तो उन्होंने अभी प्रोजेक्ट पुरी शुरू किया है। प्रोजेक्ट पुरी क्या है कि उड़ीसा को रेलवे लाइन से और हाई स्पीड हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पुरी अभी लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, वहां के चीफ मिनिस्टर ने। और क्यों फेमस है पुरी? जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी टेम्पल किसमें आता है? चार धाम यात्रा में। चार धाम यात्रा पता है कौन कौन सी? जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, और एक और रह गया, नहीं पता। चार धाम किसे कहते हैं? चार धाम चार धाम यात्रा, इसे भी तो कुछ कहते हैं। वो नहीं होता तीर्थ यात्रा? ये चार धाम नहीं है, तीर्थ है ये। तीर्थ नहीं होते तो जो तीर्थ, चार तीर्थों में से माना जाता है, तो एक जगन्नाथपुरी भी माना जाता है। मतलब जैसे इनमें मुस्लिम्स में हज पे निकलते हैं, हज के लिए, उनके लिए वो उनकी तीर्थ यात्रा है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे मतलब इसमें चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं इन इंडिया। जगन्नाथपुरी भी उसमें से एक है, और कुछ टेम्पल्स हैं। कहते हैं ना कि तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ, वो तुम सही कह रहे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये तो आते हैं चार धाम में। क्योंकि अब पैटर्न ऐसा हो गया, कुछ भी पूछ लेंगे चार धाम। और वैसे भी देखो, ये चीजें तो तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हारे कल्चर से रिलेटेड है। तुम्हें पता है यूपीपीसीएस में एक बार क्या क्वेश्चन आया था कि ऐसे था, भगवान गणेश का दूसरा नाम क्या है? सीरियसली ऐसे क्वेश्चन आते हैं और पूछ लेते हैं। और ये तो तुम कॉमन सेंस है, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए है। काफी नाम है, कुछ अलग ही पूछा था। ऑप्शंस भी ऐसे थे, लंबोदर और कुछ, हाँ कुछ ऐसी। बट उसमें ऑप्शन कोई एक ही देंगे, ऐसे नहीं कि चारों नाम देके तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। एक ही देंगे ऑप्शन कि अदर नेम क्या था उनका, गणेशा का, ऐसे। तो चार धाम तो ये हो गया। और ये तीर्थ में से, तीर्थ तीर्थ में आता है, पूरी जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा में आता है। अब उस तीर्थ यात्रा में जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो हमारी माइथोलॉजी है, जैसे कि भागवत गीता है, महाभारत है, महाभारत में जिन जगहों के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें द्वारका का भी नाम था। तुम कभी द्वारका सिटी का सुना है कभी? द्वारका कहाँ है? गुजरात में। और इट इज नॉट वो इमेजिनरी नहीं है, रियल में गुजरात में द्वारका था, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वो कृष्ण जी। लेकिन हुआ क्या था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, देखो व्हाट हैपेंड टू द्वारका, ये पहले पार्ट एक ही था, ठीक है, इतनी रिफ्ट नहीं थी ये। गुजरात जो था वो ऐसे नहीं था, हल्का फुल्का इस तरह से था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये कोस्ट बहुत बड़ी थी। कोस्ट कुछ ऐसे थी ये, इंडिया की जो कोस्ट है वो इतनी बड़ी थी। और तो जब जैसे इंडियन जो प्लेट थी वो एशियन प्लेट में कोलाइड हुई, ठीक है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में कोलाइड हुई, तो ये जो पार्ट था बेटा, यहाँ पे एक फोल्ट क्रिएट हो गया, यहाँ इस पार्ट में फोल्ट क्रिएट हो गया। तो ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे हो गया, टिल्ट हो गया नीचे की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये ये सब पानी के नीचे चला गया, ठीक है। और सिर्फ अब हमारे पास क्या है, इंडिया का इतना पार्ट है, मतलब इंडियन पेनिनसुला का ये पार्ट पानी के नीचे है। यहाँ पे कहीं सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के पास था द्वारका, द्वारका पानी में डूब गया, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने वहां से रेमेन्स भी निकाले हैं। रेमेन्स मतलब
वहां उसके नीचे जो मंदिर के आर्ट फैक्ट, मंदिर नहीं था, दैट इज द पैलेस, महल, उस महल के जो आर्ट फैक्ट्स है, जो उसमें बर्तन थे, जो भी चीजें थी, वो वहां से मिली है। ठीक है, तो ऐसे था। तो द्वारका रियल में एक सिटी थी, दैट इज गुजरात में, सौराष्ट्र में। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी जगन्नाथपुरी जो है, ये भी तीर्थ यात्राओं में, तीर्थ स्थल में माना जाता है, जहाँ की क्या फेमस है सबसे ज्यादा, रथ यात्रा। ठीक है, यहाँ की रथ यात्रा निकलती है, वो सबसे ज्यादा फेमस है। तो देखो, कल्चरली ये बहुत फेमस है, कल्चरली बहुत हमारे लिए महत्व है इसका, इंडिया के लिए। तो इसलिए इसकी कनेक्टिविटी पूरी करने के लिए, कि इसको कनेक्ट किया जाए, कि इफ यू वांटेड टू गो देयर, तो तुम्हारे लिए जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो जो श्रद्धालु हैं, वो वहां जाते हैं, उनके जाने में अच्छे से, मतलब आराम से वो वहां पे पहुंच पाए, इसलिए हाईवे की कनेक्टिविटी और रेल की कनेक्टिविटी की जा रही है, और जिसे प्रोजेक्ट पुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये किस राज्य में है, उड़ीसा में है, ये भी याद रखना, जगन्नाथपुरी टेम्पल के कहाँ पर है, उड़ीसा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, किस भाग में, मैंने बताया था कि आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी की। अब अभी बहुत चर्चा चल रही है यूसीसी पर, क्योंकि जो 22nd लॉ कमीशन है, कौन सा लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी अभी, 22वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, और उन्होंने कहा है कि यूसीसी के लिए सुझाव मांगे हैं कि इम्प्लीमेंट करें या ना करें। ठीक है, लेकिन जो 21वां लॉ कमीशन था, उन्होंने कहा था कि यूसीसी इज नॉट नेसेसरी, नॉट डिजायरेबल, ना तो अभी इसकी जरूरत है, ना ही ये डिजायरेबल है। बट 22nd जो ये है लॉ कमीशन, इसने कहा है कि लागू करना चाहिए, हम सुझाव ले रहे हैं। ठीक है, यूसीसी पता है, व्हाट इज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गर्व क्या ही करोगे तुम। अच्छा सुनो, यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए, सिविल मतलब जो क्रिमिनल से अलग होता है, कोड मतलब कानून, जो जिसके भी सिविल लॉज हैं सारे इंडिया में, वो सब सेम होंगे। सिविल में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, मैरिज, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब तुम्हारे पापा की जो जायदाद है, वो आगे चल के तुम्हें ही मिलेगी, मतलब वो आगे चल के तुम्हें मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी सिस्टर को नहीं मिलेगी, वो चीज इनहेरिटेंस हो गया। हाँ चलो ठीक है, फिर अच्छा ठीक है, डिवोर्स, डिवोर्स आ गया, और क्या, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर इनहेरिटेंस में आ जाएंगे, ये सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेटा हमारे जो हैं लॉज किस तरह के हैं, क्रिमिनल और सिविल। अब क्रिमिनल में कौन कौन आ जाता है, देखो, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी, ये हमारे आ जाते हैं उसमें क्रिमिनल लॉज में। ठीक है, क्रिमिनल में। और फिर इसके अलावा कुछ है, जैसे कि एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट, ये बना था 1816 में, ये हमारा इंडिया में चल रहा है 1973 का, और ये है 1890, ये 1897 का है, आई फॉरगॉट, 1897 इंडियन एविडेंस एक्ट। एक होता है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, ये भी सबके लिए सेम है, 1908 वाला। ठीक है, तो ये तो लॉ बेटा ऑल ओवर इंडिया सब पे सेम लागू होंगे, बट क्या डिफरेंट है हमारे पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज इन द सेंस कि शादी करने का जो तरीका है वो सबका डिफरेंस है, डिवोर्स का तरीका डिफरेंस है, इनहेरिटेंस, जैसे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें गर्ल्स को भी प्रॉपर्टी का पार्ट दिया जाता है, बट इन द हिंदू लॉ नहीं दिया जाता गर्ल्स को। ठीक है, और मेघालय में क्या है, मैट्रिलिनियल है, मैट्रिलिनियल क्या, कि अगर लड़की शादी करेगी तो लड़का लड़की के घर आके रहेगा। कहाँ पर है ये, मेघालय में है ये, मेघालय में कुछ गांव हैं जहां पर मैट्रिलिनियल है, सीरियसली,
तुम्हें तुम्हें हंसी आ रही है, ये इशू है। मतलब देखो, तो हमारे ये तो सेम है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, ये सब तो हमारे ऑल ओवर इंडिया लागू हो जाते हैं ऐसे ही सब पे, लेकिन हमारे पर्सनल लॉज नहीं है यूनिफॉर्म। तो बात किसकी हो रही है? पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म करने की, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहता है कि स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड कराएगा। कौन सा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है इन इंडिया? सबके सारे लॉज बराबर है वहां पे, सब सेम है, मतलब पर्सनल लॉज हो या कुछ। गोवा, ठीक है, याद रखना, गोवा में कोई पर्सनल लॉ काम नहीं करते, वहां पे यूनिफॉर्म है सब। और हमारे में क्या है भाई? देखो, इन इन अरे सुन लो यार, इन हिंदू लॉ जो शादी होती है दैट इज संस्कार, ठीक है, संस्कार होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ संस्कार। हाँ, और इन मुस्लिम्स दैट इज अ निकाह, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें डावर भी देना पड़ता है, लड़के वालों को भी देना पड़ता है, ठीक है, डावर, हक महर उसे कहते हैं शायद, तो उसका पूरा नाम यही है वो। तो ये अलग है। फिर तलाक का अलग था, अब तो खैर ट्रिपल तलाक हटा दिया है, लेकिन पहले तलाक भी अलग तरीके से उनके यहाँ होती थी। तो ये सारी चीजें यूनिफॉर्म करने की बात होती है। अब अपोज कौन कर रहा है? ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के लॉ बेटा अलग हैं, उनके तो सबसे ही अलग है, उनके किसी रिलीजन से किसी से मैच नहीं करते। जो उनके यहाँ पे ट्राइबल्स में जनजाति में चलता आया है बरसों से, वो कहते हैं कि हम चेंज नहीं होने देंगे, तो इसलिए ट्राइबल्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, ठीक है। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये दिस इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर लड़कियों को भी देना पड़ जाएगा तुमको, है ना। देखो ऐसा नहीं है, जैसे इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस इन तुम्हारे हिंदू लॉ में कैसे है? लड़कों का ही चलता रहता है, लड़कियों को नहीं देते, मतलब अपनी मर्जी से देते हैं। पहले नहीं था ना, फिर बाद में कोड में चेंज हुआ, लॉ जो हिंदू लॉ कोड है उसमें चेंज हुआ, फिर उसमें इनहेरिटेंस में गर्ल्स को भी दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मुस्लिम्स में भी दिया जाता है, तो प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है, कुछ लॉज ऐसे हैं जैसे कि इन मुस्लिम्स पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब वो 4 वाइफ वाला, ठीक है, वो हटना चाहिए, एक सिंगल वाइफ होनी चाहिए बस। और उसके उसकी डेथ के बाद चाहे तुम कर लो, लेकिन एक तो ये पॉलीगैमी का सिस्टम हटना चाहिए। और देखो, मेन जो गोल होना चाहिए यूसीसी का, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लॉज ऐसे बनाए। और अभी जो यूसीसी है इसके लिए क्या कह रहे हैं लॉ कमीशन और बाकी लोग, क्या कह रहे हैं? वो सब ये कह रहे हैं कि यूसीसी होना चाहिए, बट जो भी प्रोविजन, जो भी पर्सनल लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को वायलेशन करते हैं, उन पर्सनल लॉ को, प्रोविजंस को हटा देना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में है वो ही पर्सनल लॉ लागू किए जाए, जो नहीं है उन्हें हटा दिया जाए। जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का जो इशू है कि मेल और फीमेल के बीच में हर पर्सनल लॉ में एक जेंडर इनइक्वालिटी काइंड ऑफ है, वो इनइक्वालिटी दूर कर दो, बाकी सारी चीजें ठीक ही चल रही है, ठीक है। बाकी पॉलीगैमी का इशू है, पॉलीगैमी का क्यों? क्योंकि बेटा बॉयज जो मेल होते हैं उनको सफर नहीं करना पड़ता, जो फीमेल है उन्हें सफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक वाइफ है, उसके बाद अगर वो दूसरी शादी कर लेता तो वो वाइफ, उसके बच्चों का फ्यूचर सब खराब, और फिर वो मेंटेनेंस देने से भी मना कर देता। फिर मेंटेनेंस एक्ट आया था, एक केस था शाहबानो वाला, शाहबानो का केस था 1978 के आसपास, 50 नहीं 78 के आसपास था, 78 के आसपास चला था। उसका जजमेंट आया था ड्यूरिंग दी राजीव गांधी गवर्नमेंट, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी 89-90 के आसपास, ठीक है। तो ये जो है कि विमेन का हर लॉ में क्या है, विमेन का सेपरेशन है, बस वो चीज निकाल दो, जेंडर इनइक्वालिटी का इशू सॉल्व कर दो, बाकी चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और पॉलीगैमी तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलीगैमी इन इटसेल्फ इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखना, भाग
कितना है, पार्ट 4 में है, और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। और कौन सा आर्टिकल है, 44। ठीक है, याद रखना। अब तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा, जब तुम लॉ बनाओगे ना तब तुम वो देखना कि कितनी लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम है। कोई आएगा ना तुम्हारे पास कंप्लेन लिखाने के लिए कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को मारा, इसने दूसरी शादी कर ली है, तब तुम्हें लगेगा कि यार इसमें चेंज होना चाहिए था। बट तुम रियलाइज करोगे कि मैं सिर्फ पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लॉ इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ, लॉ बना नहीं सकता। ठीक है, तो तब तुम्हें जरूरत लगेगी कि हाँ इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी कंप्लेन आती है। यही तो है वो, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सब चीजें सेम कर दो। डिवोर्स के लिए सब सेम होना चाहिए, शादी के लिए सबके सेम प्रोसीजर होने चाहिए। ठीक है, और इसके इनहेरिटेंस का, प्रॉपर्टी का, सब में अलग अलग है, सबका सेम कर दो। क्योंकि एक वो था, अभी एक वो थे कपल, उनके 4 बेटियां ही बेटियां थी। ठीक है, उनके लॉ के हिसाब से जो बेटियां हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, लीगल हेयर जो होता है वो बेटा होता है। तो उन्होंने अपनी शादी उस लॉ के अकॉर्डेंस में की, स्पेशल मैरिज एक्ट, नाम सुना है? स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये 1956 का है, स्पेशल मैरिज एक्ट, एसएमए, ये 1956 का है। इस अगर किसी की जो शादी है वो किसी के पर्सनल लॉ के तहत नहीं होती है, जैसे कि मुस्लिम लॉ के तहत नहीं हो पा रही, या हिंदू लॉ के तहत नहीं हो पा रही, जैन या सिख के तहत नहीं हो पा रही, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कर सकता है। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, या फिर जो अदर किसी भी रिलीजन में, किसी भी कास्ट में जो मैरिज होती है वो इसके तहत हो जाती है। ठीक है, तो फिर उन्होंने इस मैरिज के तहत शादी की, ताकि वो अपनी जो 4 उनकी बेटियां थी ना, उनको वो दिला सके अपनी प्रॉपर्टी कि ये इनहेरिट कर सके, क्योंकि उनके लॉ में प्रोहिबिट था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है जब आपके पर्सनल लॉज इक्वल नहीं होते। तो नीड भी है, बट नीड कहाँ पर है, सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है चंद्रयान 3, कब लॉन्च किया जाएगा। तो चंद्रयान 2 का तुमको पता ही था कि चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट उसी समय प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी कि हम चंद्रयान 3 भेजेंगे। कैस कौन सा मिशन है, कहाँ भेजा जाना है, ये मून जो है हमारा, मून का देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बट साउथ पोल हमारा यहाँ से विजिबल नहीं होता, वो पीछे की साइड है। मतलब हमें जो मून की दिखती है वो आगे की फेस दिखती है, पीछे की फेस हमें नहीं दिखती है। तो उस तरफ क्या है वो हमें पता लगाना, तो इस जगह साउथ पोल पे भेजना है किसे, चंद्रयान को। तो चंद्रयान 3 भी अब साउथ पोल पे भेजना है। ठीक है, भेजा इसलिए जाता है ताकि हम वहाँ की जो एटमोस्फेयर है, अवेलेबिलिटी है, सारी चीजें देख सके, और उससे अर्थ के बारे में भी बहुत सारी चीजें हमें पता लगेगी कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज से ही पता चला है कि क्या क्या है। हो सकता है मून से हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमें पता चल जाए कि इंटीरियर में क्या है, और उससे फिर आगे जितनी भी रिसर्च होगी वो होगी। तो 14 जुलाई याद रखना। अभी तो ये है कि कब लॉन्च किया जाएगा, जब ये लॉन्च हो जाएगा तो क्वेश्चन होगा कि कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना। यूनाइटेड नेशन ने हाई सीज ट्रीटी कब अपनाई, तो ये था 19 जून। हाई सीज ट्रीटी मैंने तुम्हें बताया था क्या था, हाई सीज ट्रीटी 9। हाई मतलब क्या है, सीज क्या है, चलो मैं बताती हूँ व्हाट इज हाई सीज। देखो मैंने तुम्हें बताया था, जैसे कि लेट सपोज दिस इज इंडिया। देखो अब इंडिया में यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप। अब हाई सीज किसे कहते हैं, जो इंडिया इंडिया नहीं, मतलब सभी के लिए है, किसमें लिखा हुआ है, यूएन क्लोज में, यूएन क्लोज, ये याद रखना, यूएन क्लोज, क्लोज।
यूएन क्लोज 1980, ये था 82, यूएन क्लोज 82, 1982। ठीक है, 1982 में। तो किसी भी सी में, जो कोई भी सी होता है, कहीं भी कोई भी ओशन है या सी है, किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये तो होगा इसका टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा। और यहां तक इसका रहेगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहां तक होता है ये? 200 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, तो हाई हाई सीज ट्रीटी जो है यूनाइटेड नेशन ने अभी 19 जून में अपनाई थी, और इसके तहत यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है कि मैरिन एनिमल्स का, मैरिन जो रिसोर्सेज है उनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है और एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने हाई सीज ट्रीटी अपनाई है। हाई सीज का मतलब है कि इफ इंडिया का टेरिटोरियल वाटर ये है, तो यूनाइटेड नेशन को यहाँ तक भी अधिकार है रिसर्च करने का और यहाँ एक्सप्लोरेशन करने का। मतलब इनको कंजर्व करने के लिए, इनका ओवर एक्सप्लोइटेशन रोकने के लिए हाई सीज ट्रीटी इन्होंने अपनाई है। मैरिन डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब इंडिया के नेशनल ज्यूरिडिक्शन के आगे भी इनके पास पावर रहेगी कि ये उसका ओवर यूटिलाइजेशन ना होने दे यूनाइटेड नेशन। ठीक है, हाई सीज ट्रीटी। और क्यों हम कर रहे हैं इस चीज को? ओशन से हमें क्या क्या मिलता है? ओशन से, ठीक है, और है, हाँ, और जो मैरिन एनिमल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। दे आर लाइक, जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट है ना, ऐसे ही हमारे जो कोरल्स हैं वो भी एक काइंड ऑफ मैरिन फॉरेस्ट का काम करते हैं, वो भी मैरिन एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी वजह से हमारा सर्वाइवल हो पा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं मैरिन एनिमल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यू टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, इवन जो ये फेस वॉश में बीड वाली चीजें हम यूज करते हैं जिसमें बीड्स आते हैं, दैट इज माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक तक भी उनको नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि वो कंज्यूम कर लेते हैं और उनके बॉडी में वो डिग्रेड नहीं हो पाता, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओशंस। और जो ये हाई सीज ट्रीटी है, इसका पर्पस यही है कि जो ओशंस है उनको ओवर एक्सप्लॉइटेशन रोकना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। और खतरा क्या क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन। और क्या खतरा है ओशियंस के एनिमल्स को? सी राइज, सी लेवल राइज। सी लेवल क्यों राइज हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्योंकि हमने इतना एमिशन कर दिया है कि टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इतना इंक्रीज हो जा रहा है हमारे। और ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेस है, दैट इज मेन इज CO2, मीथेन, CH4, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेन जो पॉल्यूटेंट है दैट इज CO2। किसकी वजह से होता है? कोल बर्निंग की वजह से। ठीक है, कोल जो बर्निंग होती है उसकी वजह से सबसे ज्यादा हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्निंग होता है, और जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो भी इसमें एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, 19 जून को अपनाई थी। इसका दूसरा नाम है मैरिन बायोडायवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, अगर तुम कभी यूपीपीसीएस करोगे या यूपीएससी कभी भी करोगे तो तुम्हारे लिए ये ऐसे रहेगी कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे इसमें भी आने लगा है।
और एक और चीज मुझे तुम्हें बतानी थी, यूपीएसआई का किसी ने सिलेबस देखा है अभी तक? यूपीएसआई का सिलेबस देखा है किसी ने? देखो बस तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, यूपीएसआई इसमें 4 सेक्शन होते हैं, 1 2, पेपर में 4 सेक्शन होते हैं और 4। पहला सेक्शन जो होगा दैट इज ऑफ हिंदी, पूरा सेक्शन हिंदी का होगा। ये जीएस का होगा, रीजनिंग नहीं मैथ का होगा, रीजनिंग एंड में होता है, और रीज टोटल टोटल कितने का होता है? 400। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होंगे? 400। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बेटा तुम्हारी हिंदी में 0 आ गए और तुम्हारी इनमें आ गए तो तुम पास कर दोगे। इसमें एक क्राइटेरिया है, हाँ इसमें क्राइटेरिया है कि इसमें तुम्हारे 50% तो होने चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या 35 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। कितने आते हैं? 40 आते हैं ना, 40 40 40। ठीक है, तो इट मीन्स के मतलब एक पासिंग क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें ये भी पास करना होगा, इसमें भी पास करना होगा, और ये भी, बोथ। अब ये सोचकर मत जाना कि हमें नहीं पढ़ना हिंदी, हमें नहीं पढ़ना जीएस, रीजनिंग मैथ करके हम निकल जाएंगे। सी सारे सब्जेक्ट को तुम्हें पूरी वैल्यू देनी है, ठीक है, उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं कि वो एक उनका जो एरिया रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन जो वीक एरिया रहता है उस पर वो काम करते ही नहीं है कि ठीक है मेरा मैथ वीक है तो मेरा वीक ही है, मैं इस पे काम करूंगा ही नहीं, या मैं जीएस मेरा पढ़ने का मन करता ही नहीं है तो मैं करूंगा ही नहीं, मैथ मैथ करके मैं पास हो जाऊंगा। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पैटर्न ऐसा बना हुआ है, चाहे तुम किसी में भी चले जाओ। देखो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो, कहीं पर भी आप रीजनिंग मैथ से नहीं हट सकते और जीएस से नहीं हट सकते, क्योंकि इनका फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, और जो सेकंड पेपर होता है दैट इज सी सेट। सी सेट में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश होता है, और इसका भी सी सेट होता है, इसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ होता है, और बाकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर तैयारी कर रहे हो तो इक्वल इन सबको इक्वल टाइम दो और इक्वल रिवीजन पे फोकस करो। जो हिंदी तुम्हारा हो चुका है वो भी याद करते रहो, देखते रहो। ठीक है, और जीएस का भी। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के कार्य को संचालित कौन करता है? ये देखो, पंचायती राज मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट की अभी एक जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंचायती राज मंत्रालय को जो सरपंच पति है उस मैटर को देखना होगा। सरपंच पति क्या? जो मतलब महिला, हाँ महिला अगर कोई सरपंच होती है तो वो क्या करते हैं? हाँ, और ऑफिस में जाके प्रधान जी बने वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज मिनिस्ट्री को कहा है कि इस मैटर को देखिए, जो सरपंच पति घूम रहे हैं उनके लिए कुछ कीजिए। ठीक है, पंचायत वो फुलेरा वाली, फुलेरा गांव वाली, तो उसमें है तो जब वो राष्ट्रीय गान नहीं मतलब वो सीख रही होती है सचिव जी से राष्ट्रीय गान, जब राष्ट्रीय गान वो गाती हैं तो उस समय वहां की डीएम आ जाती है देखने के लिए कि झंडा कौन फहरा रहा है, उनका पति तो नहीं फहरा रहा, तो तब वो आ जाती हैं वहां पर फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो ये चीजें रियलिटी है, वहां पर बहुत सारे गांवों में यही है कि पति बने हुए घूम रहे हैं प्रधान जी, और जो पत्नी है जिसके नाम पे एनरोलमेंट है, इलेक्शन जिसने जीता है वो घर बैठी हुई है, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा फिर? ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूलिंग दी है। हाल ही में कितने उच्च न्यायालय के लिए जज नियुक्त किए गए हैं, मतलब प्रस्ताव पारित हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है, 7 हाई कोर्ट है, उनमें जजेस जो हैं वो नियुक्त करने की लिए प्रस्ताव रखा है। अब इसमें कौन कौन से हाई कोर्ट है? 7 हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट, ओडिशा हाई कोर्ट, तेलंगाना, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये याद रखना कि जो मुंबई में जो हाई कोर्ट है दैट इज अभी भी उसका पुराना नाम ही चल रहा है, दैट इज बॉम्बे हाई कोर्ट, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट है ना,
वही नाम चल रहे हैं, वो नाम चेंज नहीं हुआ है हाई कोर्ट के। तो इन हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है कि चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाएंगे। और ये याद रखना, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? एक चीज याद रखना, देखो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो जजेस की नियुक्ति होती है, दैट इज थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस होते हैं, ये बेंच होती है 5 जजेस की, और इंक्लूडिंग सीजेआई। ठीक है, इसमें सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यही जो है हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन मेन अपॉइंटमेंट करवाता कौन है, करता कौन है, ये याद रखना, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। कॉलेजियम सिस्टम वो प्रस्ताव देगा, प्रपोजल देगा। ठीक है, प्रपोजल के बाद ये प्रपोजल कंसिडरेशन के लिए जाता है। ठीक है, कंसिडरेशन के लिए किसके पास? प्रेसिडेंट के। और फाइनली प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर देता है। और प्रेसिडेंट ही है जो इनको ओथ दिलाता है। ठीक है, शपथ, शपथ जो दिलाता है वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। सीजेआई हो, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो कि हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के गवर्नर करता होगा। बहुत सारे बच्चे गवर्नर पे टिक करके आ जाएंगे, राष्ट्रपति ही करता है, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी, ये याद रखना। ठीक है।